गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर डिस्कशन में मैं जितेंद्र बैरवा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय लालसों। आज ऑनलाइन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी आज मैं लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और अधिक वीडियोस की जानकारी करने के लिए आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे चैनल है जितेंद्र कुमार लर्निंग फिजिक्स। तो बीएससी लर्निंग प्रोग्राम के आज के लेक्चर डिस्कशन में मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड से। पेपर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉपिक रहेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अधिकतम संचरण प्रमेय। चूंकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स मुझे सुनेंगे, इसलिए मैं हिंदी को भी यूज करूंगा और टर्मिनोलॉजी जो होगी फिजिक्स की वो इंग्लिश में हम यूज कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट इस प्रमेय का। स्टेटमेंट क्या है? जब किसी परिपथ, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा, जो भी काम हमको करना होता है, आउटपुट लेना होता है, लोड पे लेना होता है, उसका जो लोड इम्पीडेंस है, लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत, कोई वोल्टेज सोर्स तो होगा ही, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो जाए। संयुग्मी मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए, संयुग्मी हो जाए, तो उस केस में सोर्स से लोड को, ये सोर्स है, सोर्स से लोड को जो पावर ट्रांसफर होगा, पावर करंट के रूप में जो पावर ट्रांसफर होगी वो अधिकतम हो जाती है। कब हो जाती है? जब क्या हो जाए? लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए, तो उस केस में सोर्स से लोड को अधिकतम शक्ति का संचरण हो जाता है। ये इसके प्रमेय में। कुल मिला के वस्तु स्थिति यह है कि मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि कोई इंपीडेंस है जेड इक्विवेलेंट। जेड इक्विवेलेंट क्या है? इसकी प्रतिबाधा है, आंतरिक प्रतिबाधा, वो जेड इक्विवेलेंट है। वो क्या है? प्रतिबाधा को जनरल टर्म्स होती है, इसको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के रूप में लिखते हैं, क्योंकि प्रतिबाधा में जनरली फेज भी होता है। अगर फेज नहीं होता है तो वो तो डीसी हो जाती है, प्योर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो जनरली इंपीडेंस को हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के रूप में स्टडी करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंस में जो फेज है वो इनबिल्ड होता है। तो जनरली कैसे लिखेंगे इसको? जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस 0 जे एक्स इक्विवेलेंट। ये रिएक्टेंस है और ये रेजिस्टिव नेचर है, लेकिन इम्पीडेंस तो ये जे जो है फेज दिखाता है। मान ली सर्किट में एल हो, सी हो, अगर एल और सी नहीं हो तब तो रेजिस्टेंस प्योर इम्पीडेंस है, जो रेजिस्टेंस के रूप में ही होती है, प्योर रेजिस्टेंस के रूप में होती है। लेकिन अगर उसमें एल और सी है तो फिर फेज की बात होती है। तो जनरली प्रतिबाधा को सामान्य रूप में इस प्रकार लिखते हैं। ये तो मेरे पास आंतरिक प्रतिबाधा होगी सोर्स की, सोर्स की आंतरिक प्रतिबाधा।
ये सोर्स की आंतरिक प्रतिबाधा और कौन लोड प्रतिबाधा आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए तो ZL को क्या लिखेंगे, उसको भी ऐसे लिखेंगे RL, व्यापक रूप में तो ऐसे लिखेंगे इंपेडेंस के रूप में। तो मुझे इन दोनों को अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिखा दूं तो कह देंगे कि वो कब होगा ये, तो उस केस वो तभी होगा जबकि स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति संचरित कर देंगे। मतलब मुझे ZL को ये दिखाना है कुल मिला के R इक्विवेलेंट माइनस जीरोटा X इक्विवेलेंट, ये मुझे प्रूव करना है। I have to prove this, ये मुझे प्रूव करना है कि अगर सोर्स से लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिबाधा को या लोड को अधिकतम शक्ति संचरित हो रही है, हम ये मान के चलेंगे हो रही है, अगर हो रही है तो ठीक है कि ये फिर ZL का मान ये जो लिया था वो ये हो जाना चाहिए, तो हो गया ना ये दोनों ZL और Z इक्विवेलेंट आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि J की जगह माइनस J आ गया ना, इसे ही सम्मिश्र संयुग्मी बोलते हैं मैथमेटिक्स की टर्म में। तो ये मुझे प्रूव करना है, ये दोनों दिए हुए हैं तो मुझे ये लेके चलना है, मुझे उल्टा लेके चलूंगा मैं कि स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति का संचरण करवाऊंगा और संचरण करवाने पर अगर ये कंडीशंस आ जाती है तो मैं मान लूंगा कि वास्तव में अगर दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं तो सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो जाता है। अब मैं इसकी मैथमेटिक्स डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आइडियल मॉडल है और मैथमेटिक्स की टर्म में जो प्रूव हो जाए उसको फिर हम फिजिक्स में भी प्रूव्ड मान लेते हैं। तो इसका प्रूफमेंट लिख रहा हूं मैं, इस प्रमेय का प्रूफमेंट। तो मुझे दी गई है कि Z इक्विवेलेंट बराबर और ZL जो दे रखा है मुझे वो RL प्लस जीरोटा XL। अब ये तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट लिख रखा है, थेवेनिन प्रमेय ने कहा था ऐसा कि आप बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ऐसा लिख सकते हैं इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के रूप में। तो हम करंट देख लेते हैं कितनी होगी, यहां से करंट हो जाएगी इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है तो मैं करंट I को कैसे लिख सकता हूं, ओम के नियम से इक्विवेलेंट डिवाइड बाय जो भी रेजिस्टेंस है, मान रख देते हैं इसके, तो I इक्वल हो जाएगा मेरे पास इक्विवेलेंट डिवाइड बाय Z इक्विवेलेंट की जगह R इक्विवेलेंट प्लस J X इक्विवेलेंट, राइट, प्लस ZL। ZL क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा। अब इसके रियल पार्ट एक जगह लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख लेते हैं। तो I जो करंट फ्लो जाएगी वो इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट प्लस RL प्लस J X इक्विवेलेंट प्लस XL, ये हो जाएगा। मुझे पावर चाहिए क्योंकि मुझे तो सोर्स से लोड को पावर ट्रांसफर करनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, I स्क्वायर। पावर केवल रेजिस्टेंस पे ट्रांसफर होती है, ये ध्यान रखें, क्योंकि लोड में तो RL भी है XL भी, लेकिन पावर जो ट्रांसफर होती है वो केवल रेजिस्टेंस के
एल और सी तो सर्किट में केवल ऑसिलेशन का काम करते हैं, आप जानते हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो जो पावर ट्रांसफर होगी वो किस पे होगी, केवल रेजिस्टेंस पे। तो आई स्क्वायर आर एल, लेकिन आई यहाँ कॉम्प्लेक्स राशि है तो कैसे लिखेंगे, फिर उसको ऐसे लिखते हैं आई स्टार आई आर एल। आई स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे क्योंकि रियल तो है नहीं, तो आई स्टार लेंगे इसका। तो आई स्टार लेंगे तो क्या होता है, आई स्टार लेते समय केवल जे की जगह माइनस जे हो जाता है। तो एक बार तो इक्विवेलेंट हो गया आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल प्लस नहीं है माइनस आएगा ना, क्योंकि आई स्टार लिख रहे हैं तो माइनस जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स। फिर क्या लिखेंगे, आई की मान ऐसे कैसे इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आई का मान लिख देंगे आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्सएल, और फॉर्मूले में ही आ रहे हैं तो ऐसे लिख सकते। अब देखिए आप P हो जाएगा इक्विवेलेंट दो बार आ गया तो स्क्वायर में हो जाएगा, और ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा हो गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जे स्क्वायर होगा वो जे स्क्वायर माइनस वन प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, राइट। ये पावर है, हमको इसको अधिकतम शक्ति संचरण करानी है। तो अधिकतम शक्ति के लिए ये पार्ट जीरो हो जाएगा, एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्सएल को क्या कर देंगे जीरो तक, ये डिनोमिनेटर कम होगा तभी मैक्सिमम होगा। तो एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्सएल बराबर जीरो, तो यहां से एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस में, या एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट, ये प्राप्त हो जाएगा। और जो अधिकतम शक्ति कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगी अधिकतम शक्ति संचरण के लिए। ये तो हमने पार्ट की बात कर ली किसके, रिएक्टेंस टाइप के, प्रतिघात टाइप में। प्रतिघात के आधार पे अधिकतम शक्ति निकाल रहे हैं तो इस टर्म्स को जीरो कर दी, तो ये अधिकतम शक्ति। अब हम रेजिस्टेंस के रूप में देखेंगे अधिकतम शक्ति, और किस पर, केवल लोड रेजिस्टेंस पर जाएगी वो। तो नेट क्या मिल जाएगा हमको, पावर पावर हमको मिल जाएगी E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर। इसको समीकरण कह दीजिए ए, एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट। अब रेजिस्टेंस के रूप में देख लेंगे इसको, तो आपको पता है अधिकतम शक्ति संचरण के लिए किसके सापेक्ष किस पे करा रहे हैं अधिकतम शक्ति संचरण, लोड रेजिस्टेंस पे। तो मैक्सिमा और मिनिमा की शर्त होती है मैथमेटिक्स में कि उसके सापेक्ष पहला अवकलन जीरो करके देख लेते हैं, और वो आरएल की वैल्यू सब डिफाइन करवाते हैं, या उसको सर्च करते हैं कि वो आरएल की क्या वैल्यू थी। जैसे हमने अधिकतम के लिए अभी डिफाइन किया ना
कि एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्सएल को जीरो करें, तो रिएक्टेंस की वो वैल्यू देख ली हमने जहां पे वो शक्ति अधिकतम थी। और अब हम रेजिस्टेंस के रूप में देखेंगे, तो पहला अवकलन जीरो करा के देख लेंगे। तो अधिकतम लोड प्रतिरोध से अधिकतम शक्ति संचरण हेतु, तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, मुझे क्या करना पड़ेगा, d बाई डी पी ओवर आर एल के सापेक्ष अवकलन को एक बार जीरो करके देखना पड़ेगा। उससे हम आर एल की वैल्यू डिफाइन करवा लेंगे कि क्या है। तो देखो, इसको आप अवकलन करेंगे तो या डी बाई डी आर एल और P का मान रख दिया मैंने इक्विवेलेंट स्क्वायर ओवर आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अंश और हर से कर लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर, ये तो हो जाए कांस्टेंट, सॉरी इसमें आर एल हो रहा है, आर एल तो चल रहा है ना शुरू से, आर एल तो चल ही रहा है, स्क्वायर आर एल, तो आर एल तो आएगा ही, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आर एल को बाहर ले लेंगे, डी बाई डी आर एल ऑफ, सॉरी आर एल को नहीं, इक्विवेलेंट स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, डी बाई डी आर एल डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अपन आर एल को फॉरगेट कर गए थे, जबकि फॉर्मूला क्या होता था, आई स्क्वायर आर एल, आई स्टार आई इंटू आर एल, यहीं से तो शुरुआत करी थी हमने पावर की, तो वो आर एल भी आएगा साथ में, अब पीछे का देख लेना। अब इसका ये तो जीरो हो नहीं सकता, बाकी यही जीरो होगा, तो मैं इसका कर लेता हूं, तो अंश क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर, आर एल के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आर एल का 1 माइनस आर एल को कांस्टेंट, तो इसका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल, और आर एल का 1 आर इक्विवेलेंट का 0 हो ही जाएगा, और डिवाइड बाई इसकी पावर 4 आएगी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, बराबर 0, और 0 में चला जाएगा। यहाँ पे जो आया था मेरा समीकरण एक, वो एक्स एल बराबर माइनस एक्स इक्विवेलेंट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। तो इज इक्वल टू क्या आ गया ये, 0। इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक पावर बच जाएगी, और यहाँ माइनस 2 आर एल बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट माइनस आर एल, माइनस 2 आर एल में से एक आर एल गया तो माइनस आर एल इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म 0 हो नहीं सकती, ये टर्म भी 0 होगी, देयरफॉर
आर इक्विवेलेंट माइनस आर एल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आर एल इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, समीकरण 2। अब मुझे क्या गिवन था, ये तो हमारे जेड इक्विवेलेंट बराबर क्या था, ये था, और जेड एल बराबर क्या था, आर एल प्लस जे एक्स एल, ये था। तो मेरा जेड एल क्या हो जाएगा, आर एल की जगह तो क्या हो गया आर इक्विवेलेंट, मैंने प्रूव कर दिया समीकरण 2 में, और प्लस जे एक्सएल की जगह क्या है समीकरण 1 से माइनस एक्स इक्विवेलेंट, तो माइनस एक्स इक्विवेलेंट। तो मेरा जेड एल लोड प्रतिबाधा क्या प्राप्त होगी, आर इक्विवेलेंट माइनस जे एक्स इक्विवेलेंट। तो ये जो व्यंजक है और ये एक्सप्रेशन, ये लोड प्रतिबाधा का एक्सप्रेशन है और ये आंतरिक सोर्स की आंतरिक प्रतिबाधा का एक्सप्रेशन है। तो दोनों ये और ये आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गए ना। तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो गया कि जब किसी परिपथ की लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो जाए तो उस केस में स्रोत से लोड को मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो जाता है। तो हम कंडीशन लेके चले कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाती है। उस केस में हमने जो वैल्यू निकाली थी किस किस की, आरएल की और एक्सएल की, वो वैल्यू इस तरह से आ गई कि लोड प्रतिबाधा और सोर्स की आंतरिक प्रतिबाधा दोनों क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इस केस में सोर्स से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाती है लोड प्रतिबाधा को। तो मैं आज के लिए इतना ही डिस्कस करूंगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है लेकिन बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इजीली लर्न कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कोई विकल्प नहीं है इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस के अलावा, तो आप इसको पढ़ें और बहुत ध्यान से पढ़ें। आई होप कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।